हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग बिहार कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस 10th लेवल से जो आपका बीएसएससी का फॉर्म आपका भरा गया है, इसके लिए प्लेटफॉर्म का 32 सेट का जो आपका बुक आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर आज के इस क्लास में हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको सेट नंबर 3 तक आपको कवर करा रखा है मैंने। अगर आपने पिछले सेशन को कवर नहीं किया है तो इस क्लास को करने के बाद आप पिछले 3 तक आप जाकर के अटेम्प्ट प्लेलिस्ट जाएंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला गया है, आप प्लेलिस्ट जाकर के पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। पीडीएफ टेस्ट और प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइज नोट्स और टॉपिक वाइज नोट्स को लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे। या तो आप इस नंबर को नोट डाउन करेंगे, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे बिहार कार्यालय परिचारी लिख करके, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कैसे आपको टोटल जितना भी बुक आपका लॉन्च किया गया है आपको सेट मारना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो पटना में 2-3 आपका बेस्ट आपका फैकल्टी है कंप्लीट इसका प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ डिस्कशन क्लास मॉर्निंग में 11 बजे, जिसमें कि आपका मैथ अल्टरनेट अगर होता है तो उसमें आपको सेट कराए जाते हैं। और जबकि शाम में जो आपका 7 बजे क्लास होता है इसमें आपको नोट्स कवर कराया जाता है जो कि कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपका सिलेबस भी उधर कवर होते जाए और इधर आप टेस्ट लगाते रहें ताकि आपको इम्प्रूवमेंट आपको दिखे। तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला सेशन में आपको टोटल 30 क्वेश्चन आपका मैथ का, और फिर आपका 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस, और फिर आपका 30 क्वेश्चन हिंदी का प्रश्न आपका शामिल किया गया है जो बिहार कार्यालय परिचारी का आपका एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 30 क्वेश्चन यहाँ से स्किप करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन जो मैथ है इसे हम लोग लास्ट में देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ से 40 क्वेश्चन जीके जीएस और 30 क्वेश्चन हिंदी, यानी कि ओवरऑल अगर किया जाए तो 70 क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जिसका कटअप आज के इस क्लास का पैटर्न और एग्जाम जो क्वेश्चंस का आपका लेवल है इसको देखते हुए, यानी क्वेश्चंस का लेवल देखते हुए पैटर्न तो आपका वही है, गलती से बोल दिए। यहाँ पर आपका देखिए एग्जाम जो क्वेश्चंस आपका इसका लेवल देखते हुए आज के सेशन का कटअप 45 प्लस आपका डिसाइड किया गया है। और जो भी छात्र 45 प्लस एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं और मैथ में कम से कम आप 15 भी बना देते हैं तो 60 नंबर में इसका रिजल्ट आपका फाइनल रूप से आपका हो गया था। पिछला जो आपका मई 2025 में भी करेंटली आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 58 पॉइंट आपका समथिंग कटअप गया था। और जो SC ST OBC के कैंडिडेट है इनका 55 में जो आपका रिजल्ट हो गया था। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। साथियों, आज जो मैंने आपको कल शाम में जो मैंने आपको 7 में जो क्लास लिया है 7 बजे आपका लाइव में, मैंने पॉलिटी का 235 क्वेश्चन का मैराथन कराया है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन कराने के बाद मैंने 235 क्वेश्चन का आपको PDF अपलोड कर दिया है। अगर आप वहाँ पर थे 7 बजे क्लास में तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को आप बना पाएंगे। देखिए, अगला पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, हमारा मतदान करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, तो यहाँ से आपका देखिए पहला राजनीतिक अधिकार होगा। चुनाव लड़ने का अधिकार भी आपको राजनीतिक अधिकार है। अगला दिया गया है किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, तो याद रखिएगा ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है बल्कि संवैधानिक आपका अधिकार है। अगला दिया है सरकार की आलोचना करने का अधिकार, तो ये भी आपका जो है दोस्तों आपका राजनीतिक अधिकार है, यानी कि आपका पॉलिटिकल राइट्स है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका C। देखिए, किसी भी धर्म को स्वीकार करने का जो अधिकार है ये आपका संवैधानिक अधिकार है, सही आंसर आपका C है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो भारत के अंतर्गत पहला संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, यह भारत में पहला संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये आपके 1951 में भारत के अंतर्गत यानी भारतीय संविधान में पहला आपका संशोधन हुआ। और ये बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब किया गया है तो 1951 में। और 1951 में जब भारतीय संविधान का संशोधन होता है तो इसमें 2 आपके नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 31 आपका को आपका जोड़ा गया था। एक पहला आपका अनुच्छेद हो गया, और दूसरा अनुच्छेद की दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपका 31 आपका खो जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा पहला संविधान संशोधन के तहत कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया था, कौन से आर्टिकल को, तो आपका 31 को और 31 खो को जोड़ा गया था, जो कि आपके 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आपकी आती है। तो इतनी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। और अगर क्लास आपको बेटर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जब बेल आइकन का आपको बटन दिखता है उस पर क्लिक करके आप ऑल पे सेट कर लेंगे, इससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। क्लियर है, तो आपका देखिए राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है
प्रश्न का जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। कहाँ पर है, तो ये पटना शहर के अंतर्गत है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और जो भी छात्र पटना में रह करके तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चिड़ियाघर गए होंगे, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। अगला प्रश्न का जा रहा है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, ये आपको बताना है। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यंग इंडिया 1919 से लेकर के 1931 तक आपका मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजों में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के बाद भारत में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई। स्वतंत्र भारत के बाद भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई गई, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आपके समाजवाद को अपनाई गई। अगर हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ या औद्योगिक नीति की घोषणा आपके कब होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये आपके 6 अप्रैल को आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। भारत में यानी स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में किया गया था। इस पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सके। व्यापारी शहर के भीतर उत्पादन क्यों नहीं कर पाए, तो देखिए आपका शक्तिशाली संघों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभी आपका सेट कराया जा रहा है इन सभी का रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके, और केवल यही बुक नहीं बल्कि द प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, खान ग्लोबल स्टडीज, इन सभी का बुक दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग 70505 नंबर गलत हो गया, यहाँ से आप लोग पुनः नोट डाउन कर लेंगे 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। इसका कंप्लीट रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके सेट बाय सेट आपको कराया जा रहा है। पहले आप सेट मार करके रेडी रहेंगे, पुनः आपको डिस्कशन क्लास मिलता है और उसके बाद जो इसका पीडीएफ होता है आंसर आपको टिक करके दिया जाता है ताकि आपको बुक खरीदने की आवश्यकता ना हो, और जितनी भी आपका बेस्ट एडिशन है कार्यालय परिचारी के लिए A to Z आपको प्रोवाइड किया जा सके। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। देखिए आंध्र प्रदेश की दोस्तों बात करेंगे तो फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा अभ्रक का उत्पादन करने के लिए भी आंध्र प्रदेश आपके फर्स्ट नंबर पर आते हैं। सही आंसर आपका सी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है। प्राथमिक संसाधन का कौन सा प्रकार नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ऊर्जा। ये प्राथमिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। बाकी देखिए अगर कच्चा तेल की बात करेंगे या कोयला या सूरज की रोशनी, ये सभी आपके प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। सूचना के अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम लोग RTI कहते हैं। RTI की शुरुआत अगर बात करेंगे तो ये आपका 2005 से RTI को एक मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना जाता है और ये एक प्रकार का हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सूचना के अधिकार को लेकर के जो है आपका अग्रणी है, यानी कि आपका इन्होंने ही सूचना के आधार को लेकर के जो है कि सूचना का अधिकार हमें मिलना चाहिए। फंडामेंट जो आपका RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये हमें मिलना चाहिए। तो ये आपके राजस्थान में इनका जो है आपका नेतृत्व हुआ, राजस्थान में इनके लिए आंदोलन हुआ और इसे हम लोग कहते हैं RTI। RTI का पूरा नाम होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और RTI की बात करेंगे तो यह 2005 से आपका लागू किया गया। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, इनकी सफलता का एक आवश्यक तंत्र क्या है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था, यानी कि आपको विश्वास होना चाहिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया। तो देखिए असहयोग आंदोलन होने का कारण था कि जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान जब चौरी चौरा हत्याकांड हो जाती है, पुलिस के स्टेशन को जला दिया जाता है, थाने को जला दिया जाता है, पुलिसकर्मी कई मारे गए, तो वैसे केस में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया
और अगर बात करेंगे साथियों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिए, तो आपके 1922 में लिया। एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। चंपारण सत्याग्रह इसलिए उन्होंने संचालित किए क्योंकि नील की खेती करने वाले जो किसान थे उन पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें जबरन जो है दमनकारी नील की जो आपका दमनकारी नील बागान व्यवस्था जो आपका था ये आपका खिलाफ, इसके कारण से महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। और महात्मा गांधी की दोस्तों अगर बात करेंगे तो भारत के अंतर्गत 1917 में चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी के भारत में। और जब चंपारण सत्याग्रह होता है तो वहाँ पर महात्मा गांधी को जहर देकर मारने का प्रयास भी किया गया, जिसमें कि महात्मा गांधी को जान जो है बचाने का काम बत्तख मियाँ ने किए थे। और दूसरी चीज़ें याद रखिएगा कि चंपारण जो महात्मा गांधी गए थे आपके आंदोलन के लिए या फिर कह सकते हैं सत्याग्रह के लिए, तो इनमें जो उनको इन्वाइट किया गया था, जो उनको बुलाया गया था कि चंपारण आइए यहाँ पर किसान के जो खिलाफ अत्याचार हो रहा है इसको लेकर के जो है सत्याग्रह किया जाए, तो ये बुलाने का काम राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। और हमेशा से एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने का काम कौन किए थे, तो याद रखिएगा कि ये जो आपके राजकुमार आपके शुक्ला के द्वारा किया गया था। तो एग्जैक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और बंगाल में द्वैत शासन की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत आपका 1765 में आपका होता है। 1765 से आप 72 यहाँ पर ले लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है, ये आपको बतानी है। देखिए बात करेंगे अगर हम लोग ब्राजील की मुद्रा का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रियाल। रियाल जो है ये ब्राजील की आपका मुद्रा है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रूबल का, तो रूबल ध्यान दीजिएगा ये आपका रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है, तो आपका रूबल। और अगर बर्न की बात करेंगे तो ये आपका इथोपिया की मुद्रा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका इथोपिया है यहाँ की मुद्रा आपका क्या है, तो इथोपिया की मुद्रा आपका वर्ण है। और अगर रियाल की बात करेंगे तो रियाल आपका सऊदी अरब की मुद्रा है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर रियल की बात करेंगे तो ये आपका ब्राजील की मुद्रा है और रियाल की अगर बात करेंगे तो ये आपका सऊदी अरब का है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति पंची आयोग किससे आपका संबंधित है। हमेशा से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। न्यायमूर्ति पंची आयोग किससे आपका संबंधित है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य से आपका संबंध है। एग्जैक्ट आंसर आपका ऐसे भी राइट हो जाएगा। साथियों अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा कि मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर 2007 में एक आयोग बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यायमूर्ति पुंची आयोग कहते हैं। और इसकी स्थापना या संगठन की बात करेंगे तो 2007 में आपका न्यायमूर्ति आयोग की आपकी स्थापना होती है। राइट आंसर आपका भी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं। भारत के साथ ऐसे कितने देश हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7, जो कि दोस्तों आपका भूमि को साझा करते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपको ये पूछ दिया जाता है कौन कौन सा देश है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और आपके अफगानिस्तान है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि कवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कवल वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कवल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो तेलंगाना के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात कितना है। ओवरऑल अगर भारत में बात करेंगे तो भारत का जो लिंगा अनुपात है ये आपका 943 है। लिंगानुपात कहने का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्याएं होती हैं इसे आपका लिंगा अनुपात कहा जाता है। जैसे कि 1000 पुरुष पर अगर बात करेंगे भारत में ऑन एवरेज, तो ये आपके 900 आपका 43, ध्यान दीजिएगा कितना, तो आपका 943 आपकी महिलाएं पाई गई है। इसी को हम लोग कहते हैं लिंगा अनुपात। तो देखिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक लिंगा अनुपात कौन से राज्य का है, तो आप ध्यान दीजिएगा भारत में सबसे अधिक अगर लिंगा अनुपात की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा केरल। केरल का जो लिंगा अनुपात है भारत में ये आपका सबसे अधिकतम है। और सबसे अगर कम की बात करेंगे लिंगानुपात तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा का। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो है आपके आवाज़ को बुलंद किया गया था। तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी। इतनी पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार कार्यालय परिचारी के लिए एक आपको सेपरेट बैच दिया गया है, जिसमें कि आपको स्पेशल कार्यालय परिचारी ही आपको पढ़ाए जाएंगे।
अलग से आपका इंटर लेवल BSSC CGL4 SI चल रहा है। जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। किसी भी आप बैच के अंतर्गत एनरोल होना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस नंबर पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी ले लेना है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। जो भी आपको बैच चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिस सेट, नोट्स A to Z आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्लास भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देर किस बात की, इसके अंतर्गत कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। कार्यालय परिचारी के अंतर्गत मॉर्निंग में एक आपको टेस्ट मिलेगा और एक आपका प्रैक्टिस सेट आपको डेली एनालिसिस कराया जा रहा है, जिसमें कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन दिया जाता है और क्लास एंड होने के बाद रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से PDF को आप रिवीजन कर पाएँ। देखिए पटना में 2-3 जो आपका बेस्ट सेंटर है, जहाँ पर कि स्पेशल कुछ आपका सेंटर है जिसमें कि केवल टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, और जो आपका बेस्ट फैकल्टी है इसका कंप्लीट आपको चीज़ें, नोट्स, डिस्कशन और इसका टेस्ट भी आपको कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ इसका कंप्लीट आपको नोट्स PDF A to Z उपलब्ध कराया जाएगा, रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाएगा, और जितना भी अभी आपका लेटेस्ट बुक्स आपका लॉन्च किया गया है ये सभी आपका A to Z कवर कराया जा रहा है, जिसका फी ओनली आपका 99 है। एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगा। अपकमिंग कोई भी बुक आता है तो दिया जाएगा। इसमें भी खान ग्लोबल, प्लेटफॉर्म, किरण, यूनिक और आपका चक्षु अभी आपका कंटिन्यू है, और अपकमिंग कोई भी बुक आता है तो इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पे कॉल या SMS करके डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे, पेमेंट के बाद आपको एनरोल कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो देखिए वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। शाम में 7 बजे वाला क्लास में हम लोगों ने इसको कवर भी किया है। अब आपको देखिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी आपको नोट्स कवर कराया जा रहा है, जब आप नोट्स को कवर करेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो 70 to 80% जो क्वेश्चन है ये आपका इसका बनना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अभ्रक किस प्रकार का खनिज है, ये आपको बताना है। देखिए अभ्रक की बात करेंगे, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। अभ्रक एक प्रकार का विद्युत रोधी आपका खनिज होता है। यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा अधात्विक, क्योंकि अगर धात्विक होगा तो फिर विद्युत रोधी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा A। देखिए अभ्रक का उत्पादन झारखंड के कोडरवा नामक स्थान पर भी किया जाता है, और सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध कलाकार कहा जा रहा है कि सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कमुदनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका भी, ये आपके कथक से जुड़ी हुई है। और याद रखेंगे आप सभी लोग कि कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथकली ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। एक आपका भारतनाट्यम की बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु से आपका संबंधित है, और ओडिसी की बात करेंगे तो ओडिशा से, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से आपका संबंधित है। तो इतना पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे या तो आप नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय गतिविधि नहीं है। देखिए तृतीय गतिविधि इनमें से कौन सा नहीं है, यानी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत ना आता हो। तो आपका सही आंसर भी होगा भवन निर्माण का कार्य, ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आपका नहीं आता है। बाकी देखिए अगर बात करेंगे बैंकिंग का या परिवहन संचार का, तो ये सभी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। सिंपली समझिए कि जो मीडिएटर का काम करेगा, जो बीच में आएगा, वो आपका कहलाएगा तृतीय सेक्टर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एशिया अंडर-20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखिए पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है, तो अभी हांगकांग ने जीता है। सही आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, करेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहा जा रहा है संस्कृत दिवस 2025 में कब मनाया गया। संस्कृत दिवस 2025 में जो है आपके 9 अगस्त को मनाया गया, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश के अंतर्गत किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये किया जाएगा चाइना के अंतर्गत। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा चाइना यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर कहा जाता है कि SCO का गठन कब हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो देखिए SCO का जो गठन है ये आपके 15 जून, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 15 जून आपका 2001 को आपका SCO का आपका गठन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न का जा रहा है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है।
तो अभी करेंटली अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। सही आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन हिल्स पहल शुरू की गई है। तो अभी देखिए रिसेंटली देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायसराय को कैंसर जनक वायसराय घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी अगर बात करेंगे हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंतर्गत है, इन्होंने हाल ही में कहा जा रहा है कि किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है। तो बताइए कि कौन से वायरस को इन्होंने कैंसर वायरस घोषित किया है। तो अभी दोस्तों आपका क्या है, हेपेटाइटिस डी को। ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस डी को क्या है, सही आंसर आपका डी है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगर बात करेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपके 7 अगस्त को मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी आपके 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 का संबंध किस राज्य से है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 के संबंध जो है ये कौन से राज्य के अंतर्गत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा असम के अंतर्गत, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। सपोज दैट कि एक प्रकार का आपका यहाँ पर दर्पण आपका है, जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है और यहाँ पर एक तरह से आपका ये आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पर देखिए आपका एफ रहता है और यहाँ पर आपका सी होता है। तो इसके लिए कंडीशन है कि जब भी किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो इस तरह से आपका यहाँ पर बनता है और ये जो आपका नीचे में ठीक कटता है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब आपका बनता है और प्रतिबिंब ठीक आपका यहाँ पर बनता है। तो इसके लिए कंडीशन होता है कि वस्तु को जब आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसके द्वारा जो बना गया प्रतिबिंब होगा ये आपका क्या होगा, तो वस्तु के आकार के बराबर समान उल्टा और आपका वास्तविक होगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 4 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ यानी सर्किट में कुल धारा कितनी होगी। देखिए एक 4 ओम एक 12 ओम के 2 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की बैटरी से आपका जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध एक आपको दिया गया है 4 ओम, एक आपका 12 ओम। कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो आपका 1/4 और 1/ आपका 12 होगा क्योंकि समानांतर क्रम में है। एलसीएम इसका लीजिएगा तो एलसीएम इसका 12 आ जाएगा। 4 तिरिक 12 और 1 आपका आ जाएगा यानी कि 4 आपका 12। और इसको कट आउट अगर आप करेंगे तो ये आपका 4 तिरिक 12 3 बार में कटेगा और ये जो आपका निकला है 1/r करके आपका निकलता है क्योंकि समानांतर क्रम में है। और r इक्वल टू अगर देखेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 3। तो यहाँ से आपका r निकल गया है। अब क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, धारा क्या होगा। v इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है IR। तो देखिए v का मान आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 6 वोल्ट, तो 6 को ऊपर में रखेंगे और धारा का मान दिया गया है आपको 3, सॉरी R का मान आपको 3 दिया गया है और इस पर अगर कांस्टेंट करेंगे तो आपका I रह जाएगा। 3 से काटिएगा 2 बार में यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक सीधे धारावाही चालक कहा जा रहा है कि धारावाही चालक के चारों और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चलिए एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा सही आंसर आ जाएगा इसके लिए आपका मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर आपका सी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि जब लेड नाइट्रेट के विलियम में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाया जाता है तो एक पीला आक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले आक्षेप का रासायनिक सूत्र क्या है। आंसर लगाइएगा आप लोग। सही आंसर आपका ऐसे क्या आएगा। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है कि जब लेड नाइट्रेट के विलियम में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाया जाता है तो इसमें जब अवक्षेप बनता है तो ये आपका PbI2 बनता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बनता है तो PbI2 बनता है। एग्जैक्ट जो आंसर होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि डिटेल से बताइए, तो याद रखिए
कि जब लेड नाइट्रेट के विलियन में, अच्छा लेड नाइट्रेट का विलियन क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका PbNO3 का आपका होल 2 होता है, इसे हम लोग कहते हैं लेड नाइट्रेट का विलियन। इसमें कहा जा रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि जब आप इसमें KI से इसको अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो इसमें दोस्तों जब आपका अभिक्रिया करता है तो ये आपका PbI2 बनता है, Pb आपका I2 बन जाता है और उसके बाद आपका KNO3 आपका बन जाता है प्लस KNO आपका 3 बन जाएगा। रिएक्शन को आप याद रखेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विलियन का pH मान 3 है, यदि विलियन को 10 गुना तनु किया जाए तो परिमाणी विलियन की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ अम्लीय होगा। सही आंसर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि pH मान 3 है तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी दुर्लभ अम्लीय। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समायवी यानी कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो सकता है, ये आपको बतानी है। इसको आप लिख सकते हैं, इसका जो टोटल आपका बनेगा ये आपका 2 बनेगा, एग्जैक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। साथ ही इसको आप 2 तरीका से आप लिखते हैं, जैसे कि आपका अगर ब्यूटेन की बात करेंगे तो H3, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं CH2, उसके बाद पुनः आपका हो जाएगा CH2 और उसके बाद आपका CH3 हो जाएगा। तो ये आपका ब्यूटेन का आपका चेन बनेगा। या फिर आप इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, जिसे C अगर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं तो एक तरह से आपका CH3 हो जाएगा, ऊपर भी हम लोग यहाँ पर CH3 को लिखेंगे और इस पार अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हम लोग CH3 को लिखेंगे और नीचे भी हम लोग यहाँ पर H ले लेंगे। तो हाइड्रोजन के साथ हमें केवल एक चाहिए। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, देखिए आपका ब्यूटेन बन जाएगा। तो इस तरह से इनको कितना आप जो है आइसोमर्स लिख सकते हैं समय भी, तो आपका टोटल 2 लिखा जाता है। सही आंसर आपका भी है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन आपका शुरू होता है आमाशय से, और ध्यान दीजिएगा कि आमाशय रस क्या है, तो आपका HCl है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो सही आंसर आपका भी हो जाएगा, ध्यान देंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि मटर के एक लंबे पौधे TT का संकर एक बौने पौधे छोटी t से कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात है ये आपका क्या होगा। ये देखिए काफ़ी सिंपल होता है, आपने इसको पढ़ा भी होगा कि जब भी कभी दूसरी पीढ़ी का पौधा बनता है और बौने और लंबे पौधे का जब असंकरण आपके छोटे से कराया जाता है तो आपका 3:1 आपका 1 के फॉर्म में आपका बनता है। राइट आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है, बताइए आप लोग, जो समान रूप से हो। इसके बारे में आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा, समजात की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये आपका समजात है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कुत्ते का अग्रपाद मतलब कुत्ते का हाथ उल्टा लीजिए और अपना हाथ को खोलिए, देखिए आपको सेम लगेगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे समजात। एग्जैक्ट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न साथियों हमारा कहा जा रहा है, एक परिस्थितिकी तंत्र में यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर कितने उपलब्ध होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का हस्तांतरण केवल 10% ही आपका हो पाता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा एक बार ट्राई करते हैं, इसको निकाल करके देखते हैं क्या सही क्या गलत है। इसका देखिए 10% अगर हस्तांतरण हो रहा है तो इसका 10% अगर आप निकालिएगा 10%, तो आप देखिए तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ से आपका देखिए कट जाएगा, ये जीरो आपका कट जाएगा, तो 2000 आपका आ जा रहा है ना, 2000 आपका आ जा रहा है। जबकि 10% आपका क्या होता है, हस्तांतरण हो पाता है। 10% या हस्तांतरण होता है तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2000 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, स्त्री का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। स्त्री का शुद्ध रूप इनमें से आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। देखिए सॉरी रात्रि दिया गया है, माफ कीजिएगा, रात्रि का शुद्ध रूप आपका यहाँ पर जो लिखा गया है ये आपका करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन आपको सत्य दिया गया है। याद रखिएगा, जो जानने की इच्छा रखता है इसे हम लोग कहते हैं जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पूरी तरीका से आप याद रखेंगे। हिंदी में जो आपका वेटेज है टोटल आपका 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से जो अच्छे छात्र होते हैं थोड़ा बहुत भी वो 25 प्लस इसमें स्कोर कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न लिखा जा रहा है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए किस प्रकार के सर्वनाम का, जो सुनने वाला है तो इसे आप क्या कहेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष, जिसको आप सुना रहे हैं, ठीक है, जिस जो सुनने वाला होता है का किसी और को रहे हैं, सुनने वाला कोई और है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है। अधिक किसकी विशेषता बता रही है, बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूध की। कहा जा रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक जो है किसकी विशेषता बता रही है, तो अधिक दूध यानी कि दूध की विशेषता बता रही है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का जा रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी में ई प्रत्यय है, नो डाउट ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर, ऑप्शन आपका डी सही है। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची सागर, आपका जो है जलधाम या जलधि, या इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आपका जो है उदधि, या फिर अगर बात करेंगे तो ये सभी चीज़ें आपका जैसे आपका रत्नाकर है, ये सभी समुद्र का पर्यायवाची होता है, तो सही आंसर आपका डी है। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए 77 का आंसर करेंगे। संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए सम प्लस गम, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सम प्लस गम, संगम आपका राइट आंसर होगा। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, बताइए। समास मैंने आपको पढ़ा रखा है और कंप्लीट मैंने नोट्स भी आपको डाल दिया है। अब बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि दोनों खंड समान हो, कोई भी प्रधान ना हो, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपका माता पिता, तो इसमें देखिए दोनों पद की प्रधानता होती है, तो आपका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। या तो किसी भी पद की प्रधानता ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आपका जैसे आपका बात करेंगे अगर हम लोग लोटा डोरी, तो लोटा डोरी भी एक प्रकार का क्या है, तो ध्यान दीजिएगा लोटा डोरी भी एक प्रकार का आपका द्वंद्व समास है, सही आंसर भी है। कर्मधारय समास, जिस समासिक शब्द में उपमा उपमेय या वहाँ पर जो है विशेषता को बताया जाता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, ये सभी आपका क्या है, कर्मधारय समास है। नील कमल कर्मधारय समास है। अव्ययी भाव समास की अगर बात करेंगे तो हम जैसे यहाँ पर बोलेंगे प्रतिदिन, क्या बोलेंगे, प्रतिदिन। अगर हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आपका समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। और दीर्घु समास की बात करेंगे तो संख्या पूर्वो दीर्घु, संख्या पूर्वो क्या हो जाएगा आपका दीर्घु। यानी कहने का मतलब है कि दीर्घु समास जो होता है इसमें संख्या पूर्वो दीर्घु, यानी जिस समासिक शब्द से संख्या का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं दीर्घु समास। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं दीर्घु समास। और ध्यान दीजिएगा जैसे चौबट्टी, पंचवटी, दशानन, ये सभी आपका क्या कहलाएगा, दीर्घु समास। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे शेरों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि त्रिभुवन में निम्न में से कौन सा समास है। अभी तुरंत मैंने बताया है कि जिस समासिक शब्द का पहला खंड संख्या वाचक हो, त्रिभुवन में 3 का बोध हो गया, तो संख्या पूर्वो दीर्घु, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली मुहावरा क्या है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इस मुहावरा का अर्थ होता है पानी पीकर जाति पूछना, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि 8-8 आंसू मुहावरे का अर्थ क्या है। 8-8 आंसू इस मुहावरे का अर्थ क्या है, जरा आंसर आप लोग कीजिएगा। सही आंसर आपका क्या होगा, क्या हो गया सिस्टम में आज। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर, ऑटोमेटिक कुछ भी हो जा रहा है सिस्टम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या जा रहा है कि 8-8, ठीक है, 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका देखिए एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करूं मैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बहुत विलाप करना, ऑप्शन आपका ए राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूं में कौन सा कारक है। मैं 3 मिनट के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। सही आंसर आपका डी है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
कहा जा रहा है कि यायावर का अर्थ क्या है। यायावर का मतलब होता है कि एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है यायावर। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, आंसर लगाइए। आज सिस्टम भी थोड़ा देखते हैं प्रॉब्लम में है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। ध्यान दीजिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक आपका सकर्मक और एक आपका अकर्मक क्रिया होता है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 2। एग्जैक्ट आंसर आपका बी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्न समूह में से किस शब्द की समूह का जा रहा है कि सही बर्तनी वाला है। तो बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा दिग्विजय और आपका कृघन और आपका क्षितिज। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जिसमें कि आपका सभी बर्तनी का आपका सही प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि की अगर बात करेंगे तो आपका देखिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। देखिए आपका हीरानंद वात्स्यन आज्ञा है, ये आपका 10th का आपका एनसीईआरटी का है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक संपादक है। अगला प्रश्न है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। नदी के द्वीप किस कवि का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा का, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला कहा जा रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा मैक्स मूलर। ऑप्शन अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया। तो मैक्स मूलर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है। कहा जा रहा है कि दाघीची की हड्डी से क्या बनता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्र का ब्रज। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो बिरजू महाराज को 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था। सही आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत की रचना किसकी है। नौबत खाने में इबादत की रचना यचिंद्र मिश्रा का है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। और ये जितने आपके कहानी का है अलग से आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस सेट में जो भी आ रहा है इसको आप प्रॉपर तरीका से याद करते चलेंगे, या तो एनसीईआरटी का जो आपको कंप्लीट आपको निचोड़ प्रोवाइड किया जा रहा है 10th के आधारित, वो आप कंप्लीट चीज़ों को कवर करेंगे तो अलग से आपको हिंदी पढ़ने की आपको आवश्यकताएं नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन को हिट करेंगे। कहा जा रहा है कि नौबत खाने में इबादत की रचना, तो अभी तुरंत हम लोगों ने कवर किया है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलमंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और एग्जैक्ट बात करेंगे कब हुआ था, तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे। तो रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे। आंसर एक बार आप सभी लोग लगाएंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जर्मन का, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी की रचना किसकी है। देखिएगा, धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी की रचना है ऑप्शन आपका बी, ये आपका सावरदहिया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डबल स्टार मारेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी की रचना क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सावरदहिया। यहाँ से देखिए अगर बात करेंगे तो 96 से लेकर के 100 तक इस पैसेज को आप रीडिंग करेंगे, देन आपको आंसर लगाना है। तो साथियों इसको यहाँ पर मैंने जूम कर दिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पढ़ करके आपको आंसर लगाना है। तो इसका मैंने डायरेक्टली आंसर आपको मैं डायरेक्ट इसका आंसर कराता हूँ। इसका सही आंसर पहला का आपका ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। जब आप इस पैसेज को रीडिंग करेंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा और आप इसको आराम से बना पाएंगे। अगला का आपका आंसर आ जाएगा भौतिक सुख। और अगला 98 की बात करेंगे तो आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आ जाएगा संवेदनशीलता। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वही अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो अगला दिया गया है कि जो आपका
भाव प्रसारित ना होकर स्वयं के अंत के कारण से जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आपका आनंद राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा आपका सुख। तो जब आप उस पैसेज को रीडिंग करेंगे तो उससे जितने भी आपका भाव निकलेगा उससे आपका ये सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनल रूप से आज आपका क्लास खत्म होता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सभी लोग, ताकि आगे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।